हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल हम कुछ लीगल बातों को जानने में लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि IRC 2020 का सेक्शन 14 और सेक्शन 27 और सेक्शन 104 किसी भी सेक्शन में UFU को निगोशिएटिंग करने का अधिकार नहीं है। आज हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो करते थे सारे मिलकर के IBA के साथ 9 के 9 UFBU साथ में बैठ करके, क्या IDA एक्ट में वो अलाउड थी और क्या ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में अलाउड है। इन दोनों चीज़ों को देखेंगे दोस्तों, पढ़ के बताऊंगा और आप समझ जाओगे। पहले तो मैं बता दूं आपको, IDA जो था 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसमें कोई भी कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑथराइज नहीं थी। केवल और केवल एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस थी और जुडिशियल रिकॉग्निशन थी। कोई केस वगैरह हुए थे, कोर्ट ने माना हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत इनका गठन हुआ, रिकॉग्नाइज्ड हुए इसी काम के लिए थे, एम्प्लॉयर से बातचीत कर सके। तो कोर्ट ने ये माना कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग ये कर सकते हैं, इंडस्ट्री लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में अब ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक ना होकर के ये एस्टेब्लिशमेंट यानी बैंक स्पेसिफिक हो गया। इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग है। अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन करेगा? निगोशिएटिंग यूनियन करेंगे या निगोशिएटिंग काउंसिल करेंगी, उनको रिकॉग्नाइज करेगा एम्प्लॉयर। अब इसका मतलब सीधा सीधा है कि UFBU के घटक दल इसको निगोशिएट नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 did not contain any provision expressly authorizing or recognizing collective bargaining. Collective bargaining evolved through industrial practice and judicial recognition. The act merely recognized the outcome of such negotiation. जो negotiation होते थे और वो फाइनल हो जाते थे तो कुछ सेक्शन थे, उनके अंतर्गत उनको बाइंडिंग मान लिया जाता, एनफोर्सिबल फाइनल मान लिया जाता था। कौन कौन से थे? एक्शन 2P, ये सेटलमेंट को डिफाइन करता था और वर्कमैन और एम्प्लॉय के बीच में होने के लिए। सेक्शन 18, ये जो सेटलमेंट था ये बाइंडिंग था पार्टीज पर, एक बार एग्रीमेंट हो गया वो लागू होगा। 36, परमिट रिप्रेजेंट बाई ट्रेड यूनियन ऑफिस बियर एंड प्रोसीडिंग्स, और जो ऑफिस बियर हैं उसके यूनियन के, उनको परमिट करता है प्रोसीडिंग में जा करके भाग ले लो। ये 2-4 एक्ट थे जिसकी वजह से ये सारा काम कर रहे थे। द IDA रिकॉग्नाइज सेटलमेंट बट नॉट स्टेटरी बार्गेनिंग एजेंट। सेटलमेंट को तो ऑथराइज किया IDA एक्ट ने, लेकिन जो निगोशिएटिंग बार्गेनिंग एजेंट है वो नहीं। अब बार्गेनिंग एजेंट कौन है? ये आपका IRC कोड करता है। इन कॉन्ट्रास्ट द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2032 गिव्स स्टेटरी रिकॉग्निशन टू कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू सेक्शन 14 विच मैंडेट्स। अब यहाँ दो प्रकार का मैंडेट दे दिया सेक्शन 14 ने। क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ निगोशिएटिंग यूनियन वेयर सिंगल यूनियन हैज 51% और मोर ऑफ द वर्कर्स एज मेंबर्स, और कंस्टिट्यूशन ऑफ ए निगोशिएटिंग काउंसिल वेयर नो यूनियन हैज 51% मेंबरशिप। द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू निगोशिएट और प्रेस्क्राइब मैटर्स ओनली विद रिकॉग्नाइज निगोशिएटिंग यूनियन और ग्राउंड। अब कंक्लूजन ये दोस्तों, द IDA 1947 डिड नॉट ऑथराइज कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, इट ओनली रिकॉग्नाइज सेटलमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम निगोशिएशंस। The Industrial Relation Code 2020 for the first time provides a statutory framework for collective bargaining through Section 14, making the negotiating union or negotiating council the legally recognized bargaining representative of workers. अब क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहले तो रिकॉग्नाइज होती नहीं थी, ये केवल रजिस्टर्ड थी। ये रजिस्टर्ड तो होंगी साथ में, अब ये रिकॉग्नाइज भी होंगी, और वो भी कौन करेगा? स्टेटरी बॉडी यानी बैंक करेंगे, और इनको अधिकार मिल जाएगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का। अभी भी इस समय IRC में भी IBA की जो पोजीशन है उसको कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि उनको जो बैंक है मैंडेट दे करके कलेक्टिव बार्गेनिंग करा सकती हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री या बैंक स्पेसिफिक जो यूनियन बनेंगी, जो इसमें नया सिस्टम आया है, इस सिस्टम ने ये UFBU के सारे घटक दलों को साइड में लगा दिया है। अब मुझे पता नहीं ये 13वां बेस सेटलमेंट में क्यों लगे हुए हैं, और सरकार ने इतना जल्दी बेसल क्यों कराया, इसके पीछे लगता है मुझे, और यही IRC 2020 है और कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में यही चीज़ आपके गले की फांस बननी है या आपको फ़ायदा दिलाने वाली है। अब इसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।